ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एएचडीपी के स्टूडेंट के लिए आज फिजियोलॉजी में हम जो फूड का ब्रेकडाउन और डाइजेशन इमल्सिफिकेशन जो होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि ड्यूडिनम में क्या, अब स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम से स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम से हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अब इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये बड़ी होती है लंबाई में, लेकिन इसका जो बोर है वो छोटा होता है, पतला होता है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। जो बड़ी आंत जिसको कहते हैं वो इसलिए है, उसका बोर बड़ा होता है लेकिन होती वो छोटी है। तो आज ड्यूडिनम में हम देखते हैं क्या होता है। ड्यूडिनम में कौन कौन से जूस आके मिलते हैं। तो एक तो हमें पता है बाइल जूस आता है एक उसमें, और एक पैंक्रियाटिक जूस आता है। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से, और बाइल जूस जो है वो यकृत से गाल ब्लेडर में जो है एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, और फिर ये उसमें जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत होती है वो ड्यूडिनम में सबसे पहले जो है आता है। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम अपने प्रभाव से पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके साथ ही छोटी आंत की संपूर्ण भित्ति यानी कि मेम्ब्रेन से कुछ पाचक रस और म्यूकस, जो पूरी अंदर की जो लेयर हैं, जो उससे म्यूकस और कुछ पाचक रस जो स्रावित होते रहते हैं, इन पाचक रसों में एंट्रोकाइनेज ये एंजाइम हैं इसके अंदर। पेप्टिडेजेस, तो ये पेप्टिडेजेस जो है, अब यहाँ पे ये कितने प्रकार के हैं देखिए। पेप्टिडेजेस जो है जिसमें कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज और डाईपेप्टिडेज, तो ये हैं पेप्टिडेजेस। तो ये तीन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज व पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज आदि जो है ये प्रमुख हैं। तो ये सारे के सारे एंजाइम हैं। अब ये किस तरह से इन पे एक्शन करते हैं, जब ये एक्शन हो रहा होता है तो इसको ये किस में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरी डिटेल यहाँ हम इसको देखेंगे। सभी पाचक एंजाइमों की क्रिया को संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से स्पष्ट यहाँ किया गया। तो काइमोट्रिप्सिनोजन, इसको एंट्रोकाइनेज जो एंजाइम है वो काइमोट्रिप्सिन में चेंज करता है। अब जो प्रोटीन काइमोट्रिप्सिन में चेंज हुआ, अब मिल्क है उसको ये काइमोट्रिप्सिन जो है वो कर्ड में चेंज कर देता है। देखिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पे देखिए, इसको याद रखना, ये जरूर पूछा जाता है। मिल्क जो है वो काइमोट्रिप्सिन जो है इसमें मिल करके और कर्ड में चेंज होता है। और ये होता कहाँ से है? काइमोट्रिप्सिनोजन से एंट्रोकाइनेज एंजाइम की जो है क्रिया के द्वारा काइमोट्रिप्सिन जो है प्रोड्यूस होता है। अब ट्रिप्सिनोजिन जो है वो एंट्रोकाइनेज जो एंजाइम की सहायता से ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, और जो प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन की सहायता से पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। स्टार्च जो है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज माल्टोज में चेंज होता है। फैट जो पैंक्रियाटिक लाइपेज की सहायता से ग्लिसरॉल व फैटी एसिड्स में चेंज होता है। फैट्स जो है वो पैंक्रियाटिक लाइपेज की एक्शन से या इसकी सहायता से, तो ये जो डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड यानी ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज हो जाता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो है हमें ध्यान रखने होंगे, ये आगे हम पूरी क्रिया को समझेंगे। ये जो है ट्राइग्लिसराइड्स जो है और ये फैटी एसिड्स, ये हमारे लास्ट जो है प्रोडक्ट्स हैं इसके फैट के, ये हमें आगे अभी डिटेल में हम देखेंगे इसको। पॉलीपेप्टाइड्स जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, यहाँ हमने ये सारे पढ़ लिए हैं, ये यहाँ लिखे हुए हैं ना। कार्बोक्सी पेप्टिडेज के साथ
एंजाइम की सहायता से अमीनो एसिड में चेंज होते हैं पॉलीपेप्टिडेट्स। ये जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स आए हैं। तो ये इसके बाद में प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स अमीनो पेप्टिडेज के सहायता से ये अमीनो एसिड्स में फिर चेंज होते हैं। ये ब्रेकडाउन है प्रोटीन्स का। डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनएज एंजाइम, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में चेंज। और कोलेस्ट्रोलेज भोजन में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को विघटित कर देता है। कोलेस्ट्रोलेज एंजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल यानी जो फैट, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको विघटित तोड़ देता है। डाईपेप्टाइडेज की सहायता से पेप्टाइड्स में चेंज होता है या पेप्टिड्स में चेंज होते हैं। माल्टेज की सहायता से ग्लूकोज में ये ग्लूकोज में जो है माल्टोज चेंज हो जाता है। तो ये तो इन्होंने, अब इसमें से आप इसमें ख़ास तौर से जो है जो इसको आपको याद जो रखने वाला है, एक तो आप माल्टोज को ये चेंज जो है ज़रूर इस पर निशान लगा लें। दूसरा जो है हमारे पास एक मिल्क का ज़रूर लगा लें, कर्ड में चेंज होना, तो ये इसमें पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट वन है प्रोटीन का ट्रिप्सिन की उपस्थिति में इसमें चेंज होना, तो ये जो है हमारे पास। और एक है फैट का, लास्ट वाला पैंक्रियाटिक लाइपेज की सहायता से ये ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड में चेंज होते हैं। तो ये हमने इनका एक्शन देखा, मिलकर के एंजाइम जो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इनकी सहायता से ये किस प्रोडक्ट में चेंज होती है, क्या प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट में चेंज होता है। अब ये यहाँ पे एक जो डायग्राम दिया गया है इसको हम समझेंगे। अब जो ये फैट जो है ब्रेक हुई तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होता है इंटेस्टाइन के थ्रू। ये जो फैट है जो कन्वर्ट हुई, फैट का ब्रेक डाउन हुआ, इमल्शन बना, तो ये जो इमल्सिफाइड है इसका जो है एब्जॉर्प्शन उसके अंदर किस तरीके से होता है, तो ये हमने इस एक्शन को भी जानना है। तो यहाँ पे इस एक्शन को जानने के लिए इसमें लिखा है एब्जॉर्प्शन एंड काइलोमाइक्रोन काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन। तो काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन से पहले हम क्या करें, हम इसको काइलोमाइक्रोन को देख लें कि क्या है, तो ये सारा ही समझ में आ जाएगा आप कि ये काइलोमाइक्रोन होता क्या है एक्चुअली। नजर आ रहा है? तो ये देखिए, ये काइलोमाइक्रोन का एक डायग्राम है, इसको आप इसमें नहीं दे रखा, आप इसको देखें, यहाँ तो एक सिर्फ गोला सा बना रखा है, ये काइलोमाइक्रोन है। अब ये सारी बात आपके समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज़ काइलोमाइक्रोन। एक्चुअल में काइलोमाइक्रोन है क्या, ये ग्लोब्यूल है, एक ग्लोब्यूल है जिसके अंदर ये देखिए ये सारा का सारा ये प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ये देखिए ट्राइग्लिसराइड्स, तो इसके अंदर ये सारे के सारे जो इस ग्लोब्यूल में एंटर हैं, ये है। ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो इंटेस्टाइन के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होता है, और ये जाता कहाँ है, ये सारा ब्लड में और लिम्फ सिस्टम में। यहाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये पढ़ के बताऊंगा। ये सारा का सारा लिम्फ सिस्टम में चला जाता है। तो लिम्फ से भी तो कहाँ जाएगा, लिम्फ भी तो हमने पढ़ा है सिस्टम के अंदर। लिम्फ जो है वो लिम्फ जो है जाकर के वास्तव में वहाँ कहाँ मिलता है, वो भी तो आखिर लास्ट में ब्लड में जाता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिम्फ के अंदर होती हैं जो एब्जॉर्ब करता है, वो सारा का सारा वहीं जाता है। और ये ब्लड जो स्ट्रीम इसमें चल रही होती है, उस ब्लड स्ट्रीम में ये जो है ये काइलोमाइक्रोन जो है वो उसमें चला जाता है। तो ये सबसे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये होता क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं। ये देखिए, ये पार्टिकल दिए हुए हैं, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन का पार्टिकल है, ये फास्फोलिपिड है, और इसके साथ में ये जो है कोलेस्ट्रॉल है, ये ब्लैक जो कलर का है, इसमें कलर नहीं आया, ये ब्लैक कलर का जो दाग सा नज़र आता है, ये इस तरह के दाग हैं कहीं कहीं जगह पे, तो ये तो कोलेस्ट्रॉल है।
ये जो नज़र आ रहा है ये फॉस्फोलिपिड्स है, और ये देखिए ये बड़ा सा, ये देखिए ये जो वाइट शायद इसमें नज़र आ रहा है कि नहीं, ये बड़ा सा ये प्रोटीन है ये। और इसके बाद में ये जो सारा, ये देखिए सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा है ये अंडा टाइप, ये देखिए ये जो है ट्राइग्लिसराइड्स है, यानी कि मैक्सिमम इसमें जो हमारा काइलो का माइक्रोन है इसमें मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो होता है। तो ये आपने इसके डायग्राम को आपने देखा। अब हम इसमें देखते हैं, अब ये आपके समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी बात की ये पूरी की पूरी। अब इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर देखिए बड़ा ही सुंदर तरीके से डायग्रामेटिकली इन्होंने समझाया है कि देखिए स्टार्ट में इन्होंने लिखा है कि जो लार्ज फैट ग्लिसराइड ड्रॉपलेट है, लार्ज, वो टूटेंगे ना तो छोटे हो जाएंगे। तो ये देखिए कौन तोड़ेगा, अभी हमने इधर देखिए पढ़ा भी है कि देखिए बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, और ये यहाँ पे इसको तोड़ने के बाद में इसमें क्या होगा, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज भी इसमें काम करेगा, तो ये फैट का इमल्शन बनेगा। इमल्शन क्या होता है, एक तरह से इस फैट का ब्रेकडाउन समझ लो आप, छोटे पार्टिकल्स में इसको तोड़ के इकट्ठा कर देना, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के इकट्ठा कर देना, लिक्विफाई हो जाना, इमल्सीफाई हो जाना, इमल्शन कहते हैं इसको। तो ये यहाँ इसका इमल्शन जो है वो बनता है। ये देखिए यहाँ उन्होंने कहा है, और बनता कैसे है, वाटर का जो है सोलुबल मिसरल्स कंटेनिंग मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड। तो हमने यहाँ देखिए पढ़ा है कि ये इनका जो फैट का ब्रेक डाउन किस में होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ये यहाँ लिखे हुए मोनोग्लाइड्स और फैटी एसिड्स के अंदर, तो ये फ्री फैटी एसिड्स में। तो ये हमने अभी पढ़ा, पहले देखिए यहाँ अभी पढ़ा था, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज की कारण जो है ये इधर मैंने अभी जो इम्पोर्टेंट बताया आपको, अभी जो निशान लगवाया था ये क्लियर किया हुआ है यहाँ पे, इसकी सहायता से यहाँ इसमें ये फ्री फैटी एसिड इसमें टूटेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स यहाँ क्रॉस हुए, जिससे सेल के, अब ये सेल में आ गए हैं। देखिए किसकी सेल है, इंटेस्टाइन की, एपिथीलियम की, ये जो सेल है, ये यहाँ सेल दिखाई हुई है इन्होंने। अब ये ट्राइग्लिसराइड सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स जो यहाँ क्रॉस होके यहाँ इसके अंदर एंटर कर गया सेल में। अब सेल के अंदर क्या होगा, जो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है, सेल की हमने संरचना पढ़ी है, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है हमने। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसको ये ट्राइग्लिसराइड्स को सिंथेसाइज कर देता है। अब ये देखिए यहाँ पे ये पार्टिकल हैं इसके अंदर, ये यहाँ लिखा हुआ है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल, ये पार्टिकल्स हैं। अभी मैंने आपको दिखाया चित्र, फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन, ये ग्लोबुल है जो ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन इसके अंदर है। तो ये बाहर दिखा रखा है, ये गोल दायरे में जो दिखा रखा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक बबल टाइप, ये ब्लैक कलर के एक जो दिया गया है ना, ब्लैक कलर का एक डायग्राम सा यूं करके, उसके अंदर एक छोटा सा देखिए बबल टाइप जिसमें लिखा हुआ है काइलोमाइक्रोन। तो ये जो छोटे पार्टिकल हैं ये इसमें काइलोमाइक्रोन जो है वो एब्जॉर्ब होके, और ये उसमें लिम्फेटिक वेसल में आ गए। देखिए एक ब्लड वेसल होती है, एक लिम्फेटिक वेसल होती है। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स में आ गए, लिम्फेटिक वेसल्स में भी उधर ही जाएंगे वेन के थ्रू, और ये जहाँ ब्लड में है तो ब्लड, ये देखिए ब्लड कैपिलरीज में आ जाएंगे, तो ब्लड के थ्रू भी ये ब्लड में जाएंगे। तो ये जो कॉलीमाइक्रोन है ये जो है अब ब्लड के अंदर, इसमें ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं, फॉस्फोलिपिड्स जो है वो और प्रोटीन, अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया ये उसमें इस माइक्रोन यानी बहुत बारीक होते हैं, तभी तो ये उसमें से एब्जॉर्ब होते हैं, पास होते हैं, वरना तो ये पास ही ना हो। तो ये जो एक प्रक्रिया जो है वो दिखाई गई है एब्जॉर्ब होने की, फैट की, कि फैट अगर टूटेगा नहीं, इमल्सीफाई नहीं होगा, तो ये उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन में। इसको बहुत ही सुंदर तरीके से इस डायग्राम के अंदर बहुत अच्छा, ये बड़े सिंपल सी बातें हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे ना, ये जो मैंने अभी बात समझाई है पूरी की पूरी, ये अभी अगले डायग्राम में इन्होंने और भी इसको कितने सुंदर तरीके से क्लियर किया है। देखिए यहाँ पे ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया है इन्होंने, ल्यूमन, उसका ल्यूमन कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का बोर, अंदर का सुराख,
अंदर के पोर होता है ना, जो नली है ये तो लंबी सी, तो अंदर का जो ल्यूमन, उसको ल्यूमन कहते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल बनाई है इन्होंने। ये सेल अभी हमने जो पीछे देखी, एक सेल बना रखी है ना यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे वो सेम प्रक्रिया को इन्होंने दोबारा से, अब ये है सिरोजा ऑफ ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम्स। सिरोजा अंदर जो वेसल्स की अंदर की दीवार होती है उसमें सिरोजा होती है, जहाँ से ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड और लिम्फ में एंटर करेगा। तो ये देखिए अब आप इसमें इन्होंने समझाया है, पहले इन्होंने लिया लॉन्ग चैन फैटी एसिड, ये शॉर्ट चैन में टूटेंगे। अब ये यहाँ माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन की दिखा रखी है, यहाँ से ये सेल में एंटर करेंगे। तो जब ये सेल में एंटर करेंगे तो ये फैटी एसिड और इसमें कोएंजाइम कोए और एटीपी जो रिलीज होगी, हमने उसमें हमारे क्रेब्स साइकिल में ढंग से अच्छी तरह पढ़ लिया हुआ है। तो फैटी एसिटाइल कोए इसमें बनेगा। तो यहाँ सेल के अंदर मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिटाइल को मिल करके डाइग्लिसराइड बनाएंगे। इसमें फैटी एसिटाइल को फिर इसको ट्राइग्लिसराइड में तोड़ देगा और काइलोमाइक्रोन बनेगा, और ये काइलोमाइक्रोन उस वेसल्स में और लिम्फ में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये तो एक चक्कर इसका पूरा हो गया। अब जो फास्फोलिपिड्स हैं, ये भी ये जो लाइसोफास्फोलिपिड है, ये जो एंटर होंगे तो लाइसोफास्फोलिपिड इसमें माइक्रोविलाई के द्वारा सेल में चलेंगे। अब इसमें फास्फोलिपिड्स और ये फास्फोलिपिड्स जो है सीधा ही काइलोमाइक्रोन के अंदर साथ में अभी हमने देखा ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड्स, उसमें अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया उसमें आपने देखा, तो उसमें क्या था, ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये देखिए डायरेक्ट जो है ये काइलोमाइक्रोन से अटैच हो गए। अब जो हमारे पास आता है ट्राइग्लिसराइड, तो ये ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल प्लस ग्लिसरोफॉस्फेट्स फैटी एसिड को ए से फिर वही डाइग्लिसराइड बनेगा और ये एसिटाइल को के एक्शन से ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो जाएगा और काइलोमाइक्रोन बनेगा। इसी तरह से हमारे पास मोनोग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड। अब ये हमारे पास आता है एस्ट्रीफाइड, ये इसमें आप RI करना, इसको ये गलत छपा हुआ है, ये एस्ट्रीफाइड नहीं है, ये एस्ट्रीफाइड कह जाता है, एस्ट्रीफाइड कोलेस्ट्रॉल। एस्ट्रीफाइड क्या होता है, ये एक तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उनको उनके बाद में जो प्रोडक्ट आता है उसको हम एस्ट्रीफाइड जो है बोलते हैं, एस्ट्रीफाइड कोलेस्ट्रॉल। तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना उनके बाद में जो प्रोडक्ट है उसको कहते हैं एस्ट्रीफाइड। तो ये एस्ट्रीफाइड कोलेस्ट्रॉल जो है फ्री कोलेस्ट्रॉल में, और ये फ्री कोलेस्ट्रॉल जो है ये देखिए कोलेस्ट्रॉल, और ये हमने अभी देखा कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ये एस्टर जो है लिंकेज है, एस्टर लिंकेज है किसका, मोनोग्लिसराइड्स का। तो ये जो कोलेस्टर है वो एस्टर लिंकेज के थ्रू जो है जल विघटन से हाइड्रोलाइसिस द्वारा ये फिर वही जो है सेम हमारे को ये इमल्सिफिकेशन देगा और इससे माइक्रोविलाई के द्वारा जो है ये जो है एब्जॉर्प्शन की क्रिया को पूर्ण करेगा और ये सेल में जो है चला जाएगा और ये फिर वही काइलोमाइक्रोन सेम इससे जो है फ्री कोलेस्ट्रॉल जो इससे बनेगा। अब जो शॉर्ट चैन फैटी एसिड होते हैं ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये शॉर्ट चैन फैटी एसिड जो है वो सीधे ही डायरेक्ट जो है ब्लड में चले जाते हैं। तो ये जो एक बहुत ही सुंदर इन्होंने तरीका जो है अपनाया है इसको समझाने का, डायग्राम, थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से आप एक ध्यान लगा के थोड़ा सा अगर ध्यान लगा के इसको देखोगे ये बड़ा ही आसान है और बड़ा क्लियर किया है एक चीज़ को इन्होंने। ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स अक्रॉस इंटेस्टाइन म्यूकोजल सेल ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, तो ये तो हमने देख लिया, पहले भी वही था, ट्रांसपोर्ट था लिपिड का, लेकिन उसमें हाउ टू फॉर्म कोलीमाइक्रोन ये दिया गया था पहले डायग्राम में। अब ये कैसे इंटेस्टाइन म्यूकोजल में जो है सेल के द्वारा कैसे एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है ये यहाँ पे दिखाया गया। तो अब हमारे पास जो है ये थोड़ा रह गया था, इसको हमने इधर लिया नहीं, सॉरी। माल्टोज के बाद में सुक्रोज था। सुक्रोज सैकरेज से ग्लूकोज है फ्रक्टोज में चेंज होता है, लैक्टोज लैक्टेज से ग्लूकोज ग्लैक्टेज में, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज की में से न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये सुक्रोज और लैक्टोज को और आप याद कर लें, इसको और लगा लें भाई, ये भी पूछा जाता है किसके ग्लूकोज कैसे, उसमें ग्लूकोज कैसे बने।
इसी प्रकार उपस्थित अन्य एंजाइम भी संबंधित बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे उनका अवशोषण आसानी से हो जाता है। तो ये तो प्रक्रिया जो है हमने इसमें देखी। तो ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, ये इसमें ऊपर देखें हम इंटेस्टाइन में हुआ, इमल्सिफिकेशन के बाद ये जो है एबोर्ज होता है। तो ये इमल्सिफिकेशन है क्या, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन, एक तरह से ये ब्रेक डाउन छोटे कणों में, और ये लिक्विफाई और इकट्ठा। वसा के पाचन से प्राप्त अंतिम उत्पाद मोनोग्लिसराइड व फ्री फैटी एसिड, ये हमने उधर देख लिया। वसा का अंतिम उत्पाद क्या था, मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स हैं, जो पितरस बाइल जूस में उपस्थित बाइल साल्ट व बाइल एसिड्स से क्रिया करते हैं, एक एमल्शन बना देते हैं। अभी मैंने आपको पीछे समझा दिया ये पूरा। और मोनोग्लिसराइड से एस्टर लिंकेज, ये देखिए मैंने अभी एस्टर लिंकेज के बारे में बताया था कि ये जहाँ एस्टर है, इसके लिंकेज के जल विघटन हाइड्रोलाइसिस के कारण इमल्सिफाइड वसीय बूंदों का आकार छोटा हो जाता है, घट जाता है। अभी मैंने कहा उसका ब्रेक डाउन छोटा होना, यानी जिससे एक माइक्रो इमल्शन बन जाता है, जिसमें अभी मैंने बताया आपको कि ये कोली माइक्रोन बना, यही तो एब्जॉर्ब होगा, एक माइक्रो इमल्शन बन जाता है। इस क्रिया को वसा का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, जो वसा के अवशोषण में अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है वो रोल अदा करता है। अभी एक और डायग्राम, क्योंकि इसमें डायग्राम तो इन्होंने पूरे दिए हैं, लेकिन समझाया इन्होंने किसी भी डायग्राम को नहीं है, तो इसलिए मैं इसको आपको बार बार ये समझा रहा हूँ, तो आप इसको नोट भी कर लें, पढ़ते पढ़ते ही, चाहे आप जो आपको हिंट दिए गए उनको नोट करते जाएं, तो ये आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऐसे ही शायद दिक्कत आए आपको कई बार, तो ऐसा क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म आपने की हुई होगी, +2 में, ऐसा नहीं है कि नहीं की हुई, तो आसानी से आप समझ लोगे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, वो अगर इस लेक्चर को वैसे नोट करते जाएंगे इशारों से, किस तरह से है, तो जहाँ ये समझ में नहीं आता वो पॉइंट अभी आप नोट कर लो, तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास है मेटाबॉलिक रिलेशनशिप एंड हार्मोनल कंट्रोल। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये जो है वो हार्मोन इसमें क्या रोल अदा करते हैं, और ये हार्मोन के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है। तो ये डायग्राम अपने आप में इतना सुंदर इन्होंने दिया है कि ये क्लियर हो जाता है, बहुत ही सुंदर है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ये हमारा ब्रेन है, इसमें हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट जो है हमारा। तो इसके अंदर हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ी हुई है, इसमें पिट्यूटरी, अब यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड लिखिए, लेकिन यहाँ ये जो ACTH आता है वो इसमें करो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लिखो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है एंटीरियर, क्योंकि इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है और एंटीरियर भी होती है, 2 भाग होते हैं इसके। तो पोस्टीरियर से तो जो ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन होते हैं, लेकिन यहाँ ये ग्रोथ हार्मोन है जो यहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कर लो आप। तो इससे क्या होगा, हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलाई होता है तो क्या होगा, ACTH ये जो कैसे होगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो है इसको स्टिमुलाई मिलता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो सिक्रीट करती है, और ये जो हाइपोथैलेमस को जब जैसे इसकी स्टिमुलाई गया तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिसे ACTH क्या है, ये है सोमेटोट्रॉपिक और ग्रोथ हार्मोन कहते हैं इसको। ACTH जो है इसको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। और जो STH है उसको कहते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। इसको आप सही कर लें। ACTH जो है वो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, और STH सोमेटोट्रॉपिक, सोमेटो कहते हैं सेल को, तो ये जो है वो ग्रोथ हार्मोन कहलाता है।
तो ये जो दोनों के दोनों इससे रिलीज होते हैं, तो जैसे ही इसका असर एड्रिनल ग्लैंड पे आता है तो यहाँ एपिनेफ्रिन जो है आता है, रिलीज होता है ब्लड के अंदर, और ये एक्शन जो है सीधा का साधा एडिपोज टिश्यू पे जाता है। उधर से एसटीएच जो रिलीज होता है उसका एक्शन भी एडिपोज टिश्यू पे जाता है। तो एडिपोज टिश्यू से में क्या होता है, एडिपोज टिश्यू में वसा होती है, फैट। तो जैसे ये फैट ज़्यादा रिलीज होती है तो ये एक्शन जो है उधर से पैंक्रियाज से एक्शन जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, जो फिर ये इसके एक्शन को जो है वो स्टॉप करती है। तो ब्लड में ये ग्लूकोज, ये जो इसको ब्लड को ग्लूकोज को देना जो है वो बंद कर देता है। तो ये देखिए यहाँ ग्लूकोज, पैंक्रियाज से ग्लूकोज है, एफएफए फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड। तो यहाँ पे जो है ये देखिए एपिनेफ्रिन एडिपोज टिश्यू से हमारे पास जो फैट देता है, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है हमारे उधर से एड्रिनल ग्लैंड से हमने कहते हैं ना क्या कहते हैं, हाइड्रोकॉर्टिजोन, जो इसी से रिलीज होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो यहाँ देखिए ये मसल है, इस पे ये इसका एक्शन होता है, और मसल से जो है अमीनो एसिड, तो ये अमीनो एसिड क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड्स वोलेटाइल फैटी एसिड्स और फैट, ये जैसे कहाँ से देखिए, इधर से ये ग्लूकोज आया हाइपोथैलेमस, क्योंकि ब्लड में आया ग्लूकोज, और इधर से हमारे पास ये जो एडिपोज टिश्यू में गया, एडिपोज टिश्यू से देखिए फ्री फैटी एसिड्स जो है रिलीज हुआ, फ्री फैटी एसिड से ये जो कीटोन बॉडी बनी, और ये यहाँ ग्लिसरॉल, इससे भी जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये लिवर के अंदर जो एक्शन शुरू हो गया। अब यहाँ अमीनो एसिड जो हैं वो ब्लड के, ये चीज़ें ब्लड में आ रही हैं, तो ये जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड्स और वोलेटाइल फैटी एसिड और फैट, ये जो रूमन के अंदर, जब रूमन में हमने जो चीज़ें खाई, अब ये रूमन से ब्लड में आई, ब्लड से जो है वो लीवर में गई, तो लीवर के अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस और कीटोन बॉडीज जो है वो तैयार हुई, फैट, और ये कीटोन बॉडीज जैसे ज़्यादा बनी ब्लड के अंदर, तो इधर से पैंक्रियाज रिलीज हुआ, इंसुलिन रिलीज हुआ, तो ये ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। तो ये देखिए ये जो आपस में जो सर्कल है ये किस तरह से एक दूसरे को कंट्रोल करता है। तो ये जो यहाँ पे इसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया, लेकिन ये मैंने आपको प्रयास किया इसको थोड़ा समझाने का। तो कहीं आगे पीछे कोई वर्ड हुआ है तो इसको आप देख लें, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह से एरो मार्क भी दिए गए हैं, कुछ एरो मार्क जो है वो ये, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे लीवर के अंदर, तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसका मतलब यही है कि ग्लूकोज के अलावा जो चीज़ें बॉडी के अंदर है उनसे भी ये जो है इसका ग्लूकोज का बनाना। तो जैसे फैट है तो इस फैट से जो है ग्लूकोज, ये देखिए ग्लूकोज बना, तो फैट से भी ग्लूकोज, प्रोटीन से भी। तो जैसे जैसे ये ग्लूकोनियोजेनेसिस तो हमने पीछे पढ़ा है कि इसका मतलब भी है कि अगर ग्लूकोज बॉडी को नहीं मिल रहा तो बाकी जो जैसे प्रोटीन है, फैट है, उससे जो है वो ग्लूकोज को तैयार करना, यही हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा। तो ये जो इसी से देखिए ये जो है ग्लूकोज बना, ब्लड में आया, तो ये ज़्यादा ब्लड में होने से यहाँ पैंक्रियाज स्टिमुलाई आता है, तो उससे इंसुलिन सिक्रीट होती है, तो इसको बॉडी के ब्लड में जो है इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर देती है। तो ये एक सर्कल जो है वो इसके अंदर बना के डायग्राम ही दिखाया है। तो अब हमारा आज जो है, मुझे नहीं लग रहा इसको, नेक्स्ट जो है हम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को हम नेक्स्ट हमारे उसमें लेसन में लेंगे, और ये हमारा लास्ट इस चैप्टर का लास्ट जो है वो लेक्चर होगा, क्योंकि ये बड़े दिन ले गया, बड़ा लंबा चैप्टर, कुछ समझना, इसको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर ये काम नहीं चलता। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।